बचपन एक ख्वाब है, बचपन में एक ख्वाब है। बाल मन को जितना समझना चाहिए कल्पित करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। ये जो दीमक है इसमें टर्मिनेटर अब डालने का टाइम आ गया है। बातों में ना आए। हर व्यक्ति एक प्रहरी, हर व्यक्ति एक सिपाही। तो दिल तो बच्चा है जी हो जाते और तुरंत ते अंतर्मुखी स्वभाव के रहे। इंट्रोवर्ट माने बाल विवाह को लेकर केसेस आते हैं। बहुत अच्छा लगता था कि नाम के आगे डॉक्टर होता है। इनकी गोपनीयता की पूरी व्यवस्था रखी गई है। कुल मन में कतई ये विचार नहीं लाइए। तो वो दिन से मोर माँ पिताजी समझ गए कौन से व्यक्ति गलत नियत से उसकी ओर आ रहा है। जितने कष्ट कंटकों में है जीवन उनका समन खिला। बस्तर का जो आपका अनुभव रहा है, जब ग्राउंड पे जाते थे बच्चों को कैसे आप वहाँ पे देखी करते एक जो प्रेम का स्वरूप है ना, पीएचडी की बारी आई तो मैंने लिया जल्दी से उससे ओवरकम करना चाहिए कि ये फायदा का थर्मामीटर या बैरोमीटर लेके पैदा ही नहीं हुई है। असफलता हाथ लगी कि जन कल्याण के लिए जीवन दे दूं। मनमस्त फकीरी धारी है जय जय भारत। कविता मैं 3-4 वर्ष की उम्र से ही कुछ ना कुछ लिखती थी। या तो कविता अपने राष्ट्र में क्या हो रहा है, राष्ट्रीय गतिविधियां क्या है। 2 ही प्रकार की प्रेरणाएं होती हैं किसी बालक के जीवन में। बेटी किन्हीं कारणों से उदास ऐसे करके निगोशिएट नहीं करते थे। हम आमदनी वाले चौथे कॉलम को देते हैं। प्रत्येक शोधार्थी को कहा जाता है लोग क्या कहेंगे, हम लोहा लेके मोर्चे पे खड़ी रहेंगी। बचपन निस्वार्थ से भरा, बचपन अपनेपन का आशीर्वाद है, इसीलिए बचपन बेहद खास है। और इस जो है बचपन की जब खास हम बात करते हैं तो सबके लिए बचपन का अनुभव अलग अलग होता है। कोई जो है चांदी का चम्मच लेके पैदा होता है तो ये अलग अलग स्थिति परिस्थिति के हिसाब से बच्चा तय नहीं करता कि वो कहाँ पे उनको जन्म लेना है। ये जो वैज्ञानिकता के आधार पे जब हम सामाजिक जीवन में जब आगे बढ़ते हैं तो जहाँ पे बच्चा पैदा होता है उसके बाद उसका धर्म और जाति सब कुछ निर्धारित होने लगता है। तो ऐसे में आज हमारे साथ में 23 संवाद में दलोक मीडिया के ऐसे ही एक विदुषी बहुत सशक्त महिला से हम आपको रूबरू कराने वाले हैं। नाम है डॉक्टर वर्णिका शर्मा जी। वो शर्मा जी जब बात होती है तो नाम के हिसाब से जब बातें होती है तो एक तो सैन्य जो मनोविज्ञान है ये अध्ययन करते हुए आगे बढ़ती है। उसके बाद आज राज्य नहीं अंतर्राज्यीय बात होती है। देश की राजधानी दिल्ली यानी रायपुर की राजधानी रायपुर से देश की राजधानी दिल्ली तक वो अध्ययन पाठन में करती हैं। तो इन सब चीज़ों को जो है जब सोचती है समझती है और ग्राउंड पर जब काम करती है तब जाके काम को और बेहतर तरीके से लोग समझते हैं। आज राज्य का प्रतिनिधित्व कर रही है बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के रूप में। मैम बहुत स्वागत है, जय जोहार है। स्वागत है। जोहार, धन्यवाद। मैम बचपन की हमने बात कही, ये मैंने 2016 में वहाँ लेकर बरोबर रहे। आपके बचपन के क्या सूरत है आपला जो एकदम मेमोरी में जो आपकी है, पहली मेमोरी क्या है बचपन की? वैसे तो बचपन के याद जिसने आते तो दिल तो बच्चा है जी हो जाते और तुरंत बहुत अकन बात याद आते। जेमा सबसे पहली एक ठन बात मोला समझ में आते कि मैं बहुते अंतर्मुखी स्वभाव के रहे हूँ। इंट्रोवर्ट एकदम इंट्रोवर्ट जिला अंग्रेजी में कहते हैं कि इतनी इंट्रोवर्ट थी मैं कि अपनी बातों को, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी। क्या बोलना है, कैसे बोलना है। कोई छोटे भाई बहनी मन चिमट के इसे चल देती तो भी मैं नहीं कुछ बोले पात रहे हूँ। पर चिमट के यदि कहूँ वो रो देतीस तो मैं जरूर दूझनला डांट देते रहे हूँ कि वो काबर रोते। तो वो दिन से मोर माँ पिताजी समझ गए कि ये लड़की अपन बर जिए बर पैदा नहीं हुए हैं, ये दूसर के तकलीफ में मरहम लगाए बर पैदा हुए है। तो वो दिन से ओ मन मोला कभी नहीं रोकिन टोकिन और मोला खुल के विकास करन दिन। और ऐसे नहीं सब माता पिता ला भी सोचना चाहिए कि लइका जो करत है ओखर से एला का फायदा होही या परिवार ला का फायदा होही, अतके झन सोचो। ये भी सोचना चाहिए कि उससे समाज को और राष्ट्र को भी यदि फायदा है, उसकी भावना यदि विशुद्ध है तो उसको कभी भी थोड़े से फायदे के लिए कल्पित करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। ये जो कल्पित की बात हो रही है ये बहुत ज़रूरी बात है और इस पर हम आगे तो बढ़ेंगे ही। मैम अब हम क्योंकि बात करते हैं आपसे, हमारी ऐसे ऑफिशियली संवाद के माध्यम से तो पहली ऐसी मुलाकात जब हम ऑन कैमरा बात कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो
आज के समय में पूरा राज्य आपको सुन रहा है। जी। मैम, स्कूलिंग आपका जो बैकग्राउंड रहा है, स्कूल के अनुभव, वो इसलिए भी हम बात कर रहे हैं क्योंकि हम जो है ये इन सब में बाल मन के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी स्कूलिंग जो रही, आगे शैक्षणिक जो आगे की जो चीज़ें बढ़ती हैं, उस यात्रा पे हम थोड़ा सा जाना चाहेंगे। मैं महासमुंद के शिशु संस्कार केंद्र करके एक स्कूल था, वहाँ से पढ़ाई करी हूँ। बचपन से ही पढ़ने में चूँकि अंतर्मुखी बहुत थी, खेल कूद ज़्यादा नहीं कर पाती थी, पर इतना ज़रूर था कि पढ़ाई लिखाई बहुत करती थी। शुरू से अकेलापन जैसी कोई चीज़ तब तो हम समझ भी नहीं पाते थे, पर जब सब बच्चे शैतानी बदमाशी कर रहे होते थे, थोड़ा सा अलग बचपन था। एक तो शांत स्वभाव, दूसरा कविता मैं 3-4 वर्ष की उम्र से ही कुछ ना कुछ लिखती थी, या तो कविताएं या कुछ लेख या अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए टूटे फूटे शब्दों में पर करती थी और गुनगुनाती थी। जो आपको अभी याद आता है एकदम करंट में, वो कविता हम सुनना चाहेंगे। जितने कष्ट कंटकों में है जीवन उनका सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। ऐसी बातें पूछते थे, बोलते थे, बहुत प्रश्न करती थी और प्रश्नों के उत्तर पिताजी देते समय कभी गुरेज नहीं करते थे, कभी डांटते नहीं थे। तो जो एक बालमन का विकास होता है वो अवरुद्ध नहीं हो पाया। ये अंतर्मुखी वर्णिका या जो ये इंट्रोवर्ट वर्णिका है, इसको नरिश करने में, पोषण करने में पिताजी का बहुत बड़ा हाथ रहा। वो हर प्रश्न का उत्तर देते थे। बहुत समय, बहुत धैर्य की प्रक्रिया है एक बच्चे का पालन पोषण करना। मैं कक्षा 5वीं में थी तब से जानती थी कि पेपर में एक लेख आता है जिसे संपादकीय आलेख कहते हैं। केवल किसके घर में चोरी हुई, किसके घर में डाका डला, इससे भी इतर एक महत्वपूर्ण कॉलम होता है जिसको संपादकीय आलेख कहते हैं। और मैं तब से पॉलिटिकल पार्टियों के नाम जानती थी, अपने राष्ट्र में क्या हो रहा है, राष्ट्रीय गतिविधियां क्या है। बालमन को जितना समझना चाहिए स्वरुचि से पिताजी के पास जाती थी और समझती थी। ये सबसे सुंदरता है कि कभी भी हम जब कहीं भी होते तो सवालों का जब जवाब मिलता है तो वो बहुत सारे सवाल हैं, वो उम्र के साथ में ऐसे बढ़ते हैं। जैसे आज ये हमारी बात कि पहले तो एक जो है वयस्क के रूप में हम 18 के बाद, मैम अब जो है 12, 13, 11 के आसपास में चीज़ें वैसी हो जा रही हैं, मस्तिष्क आयु बढ़ जाती है। तो ये जो है बहुत ज़रूरी है। मैम अब हम बात करते हैं कि महाविद्यालय, क्योंकि उच्च शिक्षा का बहुत महत्व होता है। बिल्कुल, हम उच्च शिक्षा पे आते हैं। महाविद्यालयीन शिक्षा, जैसा कि मैं बताऊं तो मैंने भी कुछ प्रतियोगी परीक्षाएं दी हैं। उस समय एक दौर ऐसा आता है जो दर्शकों को ज़रूर संदेश इस कार्यक्रम के माध्यम से देना चाहूँगी कि हम उस समय सोचते हैं कि एक परिवेश क्या चल रहा है। सबसे बड़ी बात क्या आती है मालूम, कि अभी परिवेश क्या चल रहा है, सब क्या कर रहे हैं, किस कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा सफलता मिल रही है, किसमें। और हम हमेशा पहले कॉलम को देखते हैं और तुरंत पहले कॉलम से भी ज़्यादा वरीयता मैं बोलूँगी तो हो सकता है कि ये थोड़ा सा कड़वा भी महसूस हो, पर पहले कॉलम से ज़्यादा वरीयता हम आमदनी वाले चौथे कॉलम को देते हैं। और हम ये भूल जाते हैं कि हम क्या हैं, हमारी अंतरात्मा हमसे क्या करवाना चाह रही है, या हमारी इनबिल्ट या परिवेश के आगे अनुसार। दो ही प्रकार की प्रेरणाएं होती हैं किसी बालक के जीवन में। एक, जैसे वो इनहेरिट करके जन्मजात प्रवृत्ति जो अपने माता पिता पूर्वजों से आहरित करता है। दूसरा, वो जो अपने परिवेश के आधार पे उत्पन्न हॉबी से वो आगे बढ़ता है। उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं, जैसे सचिन तेंदुलकर हुए, जैसे कई और भी उदाहरण आप ले सकते हैं जो उनके पूर्वजों ने नहीं की थी पर वो परिवेश से सीखे। मतलब पहली पीढ़ी रही और आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ गए, भगवान बन गए। तो मतलब बिल्कुल बिल्कुल। इससे पहले मैं जो है बाकी में जब भी ऐसी बातें होती है तो हमारे जो अनुभव है वो धीरे धीरे करके चीज़ें आगे बढ़ रही होती हैं। तो एक हम जब बात करते हैं आपके पीएचडी से पहले, लैपटॉप में दिखाते, लेकिन ये मैं वर्णिका शर्मा जब से बीएससी एमएससी हमारे यहाँ की साइंस कॉलेज रायपुर में उनको पीएचडी करना था, तो वो ऐसे भी विषय चुन सकती थी कि लाइब्रेरी में बैठ के 5 पुस्तक देखे और अपना रिसर्च कार्य कर ले, लेकिन उन्होंने कड़ी मेहनत के लिए
मेरे गुरु हैं वो। तो पांडे सर का एक प्रश्न था कि मेरे स्वभाव को और अंतर्मुखी स्वभाव को देखते हुए पहले तो सबको लगा कि इसको तो एमए करके ट्यूशन लेना चाहिए था, अच्छी आमदनी हो सकती थी। पर वही मैं कभी चौथा कॉलम देख ही नहीं पाती थी, शायद मेरी दृष्टि जाती ही नहीं थी। मैं हमेशा वो करना चाहती थी, भले ही इसके लिए मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा, लोगों का प्रतिसाद बहुत झेलना पड़ा, बहुत सामना किया कि ये तुम क्या कर रही हो, इससे तुमको क्या फ़ायदा होगा। पर मैं फ़ायदा नापने वाली लड़की तो थी ही नहीं। ये तो माँ बाप भी समझ गए थे, माता पिता के भी समझ में आ गया था कि ये फ़ायदा का थर्मामीटर या बैरोमीटर लेके पैदा ही नहीं हुई हैं। तो इस चीज़ को समझने में बाकी दुनिया को देर लगी, पर ये निश्चित था कि सर मेरे से पूछे कि देखो बेटा, डॉक्टर तो तुमको हर हाल में मिलेगा, एक बार नहीं मिला, दूसरी बार मिलेगा, पर मिलेगा ज़रूर। लेकिन ये चीज़ सही थी, ऐसे गुरु मिलना बहुत मुश्किल था। उन्होंने कहा कि चाहे तो किसी भी विषय सैन्य इतिहास के विषय को लेके पीएचडी किया जा सकता है और शोध कार्य जमा कीजिए, आपको डॉक्टरेट मिल जाएगा। पर मैंने कभी भी कोई भी पढ़ाई, यकीन मानिए, इसलिए नहीं की कि इससे मेरे नाम में क्या इनिशियल लगेगा। बचपन से एक ही भाव, एक ही मन, वचन और कर्म से कि जन कल्याण के लिए जीवन दे दूं, इतना ही सोच के मैं आगे बढ़ रही थी। ये आज मैं शब्दों में बोल पा रही हूँ, पर पहले ऐसा कह नहीं पाती थी। पर आज ज़रूर है कि जब पीएचडी टोटल कॉन्ट्राडिक्शन था मेरे कैरेक्टर में, जैसी मैं अंतर्मुखी स्वभाव की हूँ, और विषय चयन किया सैन्य अध्ययन, फिर चयन किया, पीएचडी की बारी आई तो मैंने लिया माओवाद के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन, और उसमें भी गुरिल्ला वॉरफेयर के साइकोलॉजिकल वॉरफेयर एंड साइकोलॉजिकल वेपनरी सिस्टम, जिसमें मैंने 258 फार्मूलाज जनरेट किए। तो ये अभी तक के शायद प्रथम बार ही हुआ। और 10 साइकिल का निर्माण किया, कैप्सुलर साइकिल एंड स्ट्रेटजी का, जिसके आधार पे छत्तीसगढ़ पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में चंदखुरी में अध्यापन कार्य भी किया कई समय तक। कई डीएसपी जब गए तो उन्होंने एक चीज़ जब कही कि मैडम जो आप पढ़ाते हैं उससे क्षेत्र में बहुत कार्य होता है, तो फिर समझ आया कि आप किसी को देख के जजमेंटल मत होइए कि ये ऐसा दिख रहा है तो ये ऐसा करेगा। जो जैसा दिख रहा है उससे आगे भी वो बहुत कुछ कर सकता है। अपने आसपास उपस्थित मानवीय संसाधनों को पहचानना, सहेजना और संवर्धन करना जरूर सीखिए। अपने देश की वो भी संपदा है। बिल्कुल, ये जो है बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आज जब हम जिस मैम के शोध की बात करते हैं ना, बस्तर में इतना बड़ा मूवमेंट अब वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट भी डबल इंजन की सरकार है। गृह मंत्री जो अमित शाह जी है, उन्होंने बोला कि 21 मार्च 2026 तक नक्सल जो है खात्मे की बात हो रही है। विजय शर्मा जी लगातार इस पर काम कर रहे हैं। इस बीच में जो आपके शोध भी एज ए बतौर रेफरेंस या उन लोगों के लिए भी एज ए काफ़ी यूटिलाइज वाला है। मुझे लगता है कि पीएचडी ऐसे विषय है जो सरोकार या जो जमीन पर काम करने के लिए रेफरेंस बन रहा है। ये तो पीएचडी में प्रत्येक शोधार्थी को कहा जाता है, प्रत्येक शोधार्थी के लिए ये बात लागू होती है कि पीएचडी केवल डॉक्टरेट नाम के इनिशियल के लिए नहीं कीजिए। इसमें एक बात ज़रूर ध्यान रखिए कि चाहे आप टेबल वर्क से पीएचडी करें, चाहे फील्ड वर्क करके पीएचडी करें, आपके पीएचडी में बहुत सारी संपदा लगी होती है और वो देश के ज़रूर काम आना चाहिए, क्योंकि वो एक अमूल्य शोध होता है। मैंने भी जो शोध का विषय चुना था, नक्सली एवं प्रति नक्सली मनोवैज्ञानिक युद्ध का अध्ययन, तदुपरांत मैंने आम जनता पे मनोवैज्ञानिक प्रभाव, और उसके बाद सुरक्षा बलों के बिहेवियरल डायनेमिक्स का अध्ययन। बहुत लंबी प्रक्रिया है, कुल मिला के 17 वर्षों का ये काल गया, और आगे के ये जो 3-4 वर्ष थे इसमें मैंने साई-फाई टैग जनरेट किया, जिसके लिए यंग साइंटिस्ट छत्तीसगढ़ के लिए भी सम्मानित हुई। परंतु इसका अच्छा अवसर ये रहा कि सुरक्षा बलों के मनोविज्ञान को अध्ययन करने से आज जो क्षेत्र में सुरक्षा बल जा रहे हैं, या जो मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल वेपनरी सिस्टम है, तो आज हमको समझ आया सिर्फ टैक्टिक्स ही नहीं, साई स्ट्रैटेजी भी बहुत वर्क करती है। मनोतंत्र जो है, और मनोतंत्र को हम लोग जनरली क्या समझते हैं तेज जी, कि मनोतंत्र यानी केवल वो मन को परास्त कर दिए या मन को प्रभावित कर दिए। बिल्कुल भी नहीं।
जैसा आप ये गन सिस्टम को मानते हैं ना, वैसा ही मन सिस्टम है। गन से निकली गोली का तत्काल प्रभाव दिखाई देता है, और आज व्यक्ति जीवित है या मृत है या घायल है या जिस प्रकार से भी है वो दिखाई देता है। पर ये जो मन वाले यंत्र होते हैं ना, जो मनोवैज्ञानिक युद्ध कर्म के मनोवैज्ञानिक युद्ध अस्त्र होते हैं, इनके प्रभाव 1 वर्ष आपके जो है व्यूज़ पे। मैं अभी 3 सेगमेंट में बताती हूँ। एक समय हमने वो देखा जब मेरी जो एक बहुत अच्छी सहेली थी, वो कई विभीषिका चल रही थी, उस समय भी वो कश्मीर गई थी और वहाँ पे वो ट्यूशन्स लेती थी बच्चों को। वहाँ के वो और उसके पतिदेव ट्यूशन पढ़ाया करते थे, पर वहाँ की इतनी काल कलवित घटनाएं थी कि उनको वापस आना पड़ा था, और इतने अच्छे उद्देश्य को लेके भी गए थे, उसके बावजूद वहाँ के पग पग में विस्फोटक रवैये थे और वो वापस आए थे। कई लोग हमारे छत्तीसगढ़ से भी गए थे और वापस आए थे। लेकिन उसके बाद अभी पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा कि हमारा कश्मीर, हमारा स्वर्ग फिर से स्वर्ग हो गया है, फिर से स्वर्ग जिसमें खुशबू आने लगी है, महक आने लगी है, और उस महक को आम जनता महसूस कर रही थी। यही वजह थी कि पहलगाम में आज सब अपने परिवार के साथ अपने, हम क्यों स्विट्ज़रलैंड से तुलना करें, स्विट्ज़रलैंड हमारे कश्मीर से तुलना करें। इतनी खूबसूरत जगह, नैसर्गिक जगह पे लोग बाग अपने परिवार के साथ आनंद का क्षण बिता रहे थे। लेकिन आज आप देखिए उन आतंकियों, आताताइयों की जो विभत्स लीला है, वो सामने से आतंकी बन के नहीं आए, छल कपट करके लोगों के बीच में घुस के आए और हमारे लोगों को आज हताहत किया। क्यों किया हताहत? इसलिए क्योंकि अब हम डेयरफुली, खुल के सांस लेने जो शोध किया बस्तर जैसे ऐसी जगह में जिसके नाम को ही लेकर लोग हमें, मतलब मेरे, मतलब छत्तीसगढ़ की पहचान की, मतलब बस्तर से लोगों ने वो करना शुरू किया। जबकि वो बस्तर जो हरियर बस्तर है, इतना खूबसूरत छत्तीसगढ़ है, उसको लाल रंग से उसको वो करने के लिए अलग अलग जगहों पे जो पहल भी रही है लोगों की। मैम आप जब बस्तर नहीं गई थी जी, तो वो वाला जो आपका पहला माइंडसेट रहा, उसके बाद आप जब गई वहाँ पे आपने ग्राउंड पे काम किया, दोनों अनुभव इसलिए उपयोगी रहेगा क्योंकि इसमें एक और सवाल जुड़ जाता है, चुनौतियाँ। क्योंकि बतौर आप ऐसी
पहली महिला मतलब पहली वो रही वुमेन रही जो उस विषय पर एकदम डीपली आपने कार्य किया है। उस क्षेत्र में सचमुच हम लोग 2008 से जा रहे हैं और मैंने ये विषय चुना था तो ही घर वालों के लिए एक बहुत नई बात थी। बहुत लोगों ने कहा कि डॉक्टरेट तो मिल ही जाना है, पर इतना संघर्ष करके क्यों, कई बार बहुत सी प्रतिकूल परिस्थिति का सामना किया, इतनी सारी हैं कि यदि आज यहाँ बताऊंगी तो वक्त कम पड़ जाएगा और आपको अपने एपिसोड की संख्या 100 से अधिक करनी पड़ेगी। परंतु अपने बहनों को, अपने भाइयों को ज़रूर बताना चाहूँगी कि उन क्षेत्रों में गई और एक ही चीज़ याद आती थी मेरे को, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बहुत अभागे होंगे, कितने प्रणों को तोड़ा होगा और कितने रण से भागे होंगे। तो मैंने यही सोचा, चुनौती तो आई है, जाना भी ज़रूर है और जब तय किया है तो फिर काम तो करना है। और ऐसे उस समय नोकिया का ब्लैक एंड वाइट मोबाइल होता था, फ़ोटो भी नहीं खींच पाते थे, बहुत से संसाधन नहीं होते थे, अकेली लड़की थी मैं। कुछ क्षेत्रों में तो अकेले गई और मेरा बच्चा काफ़ी छोटा सा था, मेरा बेटा जो है उसको कई बार गाड़ी के नीचे मीन्स जो अपना बूट स्पेस होता है वहाँ पे सुला के जाती थी। कई बार ड्राइवर भाग गए थे, वापसी की कोई गुंजाइश नहीं थी, रात कहीं किनारे अलग बिताना पड़ा, कई बार किन्हीं बटालियंस में बिताए समय। तो ऐसा करके उन क्षेत्रों में गए, पर रिसर्च का जो डाटा आपने हाथ में आया, डाटा जो हमने रखा अपने हाथ में, यकीन मानिए इतना विशुद्ध था कि आपके पैर में दर्द रहे, आपके पैर में लाल नदी का पानी फफोला बना दे, कुछ कर दे, वो जो नींद आती है ना, वो नींद करोड़ रुपए के बिस्तर में भी नहीं आती होगी। इतनी शुद्ध नींद आती है इतना जटिल काम करने के बाद। इसीलिए मैंने हमेशा कहा कि मनमस्त फकीरी धारी है, अब एक ही धुन, जय जय भारत, जय जय भारत। जय जय भारत, ये जो है आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि हम भारत और जब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो इस भारत में युवाओं की बात होती है, लेकिन आज हम जो है बच्चों पर बात करेंगे। वो इसलिए भी क्योंकि जो है विधिवत नवनिर्वाचित या नियुक्त हम कहेंगे बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष तो काफ़ी समय से अपने जो अध्यक्ष की तलाश में रहे और एक ऐसे जो है विदुषी के रूप में मिली है। तो ऐसे में मैम, जब आप बस्तर का जो आपका अनुभव रहा है, वहाँ के बच्चे और आपके, हम जो है महासमुंद और रायपुर के बच्चों की हम बात करते हैं, बच्चों पर अब हम जब लौटते हैं, दोनों आपने जब ग्राउंड पे जाते थे, बच्चों को कैसे आप वहाँ पे देखी करते हैं? क्योंकि आप खुद भी माँ बनने का जो आपको स्वर्णिम एहसास जो हुआ था, उसके बाद आपको बच्चों को देखने का नज़रिया मुझे लगता है कि अलग हो जाता है, कि आप अब एक माँ वाले एहसास से बच्चों को देख रहे हैं। एक जो प्रेम का स्वरूप है ना, वो पूर्ण रूप से वात्सल्य में परिवर्तित हो गया। अब पिता को भी जब देखने की दृष्टि आती है ना, तो पिता की बेटी बन के नहीं, माँ बन के आती है, कि पिताजी को बिल्कुल वही स्नेह जो एक माँ का स्नेह होता है। तो वैसे ही जब उन क्षेत्रों में दौरा कर रही थी, और मेरी शुरू से आदत सिर्फ पंक्तियों में कहने की नहीं है, वसुधैव कुटुंबकम की रही। दो चीज़ों को बहुत परम ध्येय माना। एक, वसुधैव कुटुंबकम, मेरी माँ हमेशा कहती थी, मायके आजा, अन्य बच्चियों के जैसे क्यों नहीं आती। मैंने कहा, तू अधिकार छोड़ दे कि मैं सिर्फ तेरी बेटी हूँ, मैं अब इस जन जन की बेटी हूँ, मैं दंतेवाड़ा जा रही हूँ, मैं आगे कोंटा जाऊँगी, मैं आगे सुकमा जाऊँगी, वहाँ मैं अपना नया मायके बनाऊँगी, पूरे छत्तीसगढ़ में जाऊँगी, पूरे भारत देश में जाऊँगी और घर घर को मायका बना के आऊँगी। तो जब मैं वहाँ पे जाती थी और अपने बच्चों के साथ, अपने उन बच्चों के साथ में देखती थी कि जिन बच्चों को अभी स्कूल जाना चाहिए है, जिन बच्चों को उधर एकदम अंदर की बात कर रही हूँ ना, जहाँ पे बस रोड, अब बस तो बहुत दूर समझ जाइए, वहाँ पे मतलब नदी को पार करके गांव में जाना होता था। बच्चों के पास मैं 2008 से जा रही थी, तो बिल्कुल हाँ, प्रचार प्रसार कहीं नहीं कर पाई इतने दिनों में, पर ये चीज़ ज़रूर है, निर्मुक्त भाव से, विशुद्ध भाव से जा रही थी उन क्षेत्रों में। यही वजह है कि आज घरों घर में जानी जा रही हूँ।
पर इतना भी है कि जब बच्चों को देखती थी जो इनका अधिकार है, जो इनकी वास्तविक आवश्यकता है, हम यहाँ शहर में बैठ के बच्चों के लिए सीबीएसई नहीं, आईसीएसई, छत्तीसगढ़ बोर्ड नहीं चाहिए, वो वाला बोर्ड चाहिए, वहाँ सेंट्रलाइज्ड एसी चाहिए, ऐसी हम बात कर रहे होते हैं। और मैं वहाँ जाके अपने बच्चे लोगों को जनजाति क्षेत्र में देखती थी कि इतनी नैसर्गिक प्रतिभा हमारे उन बच्चों में थी, और वो बच्चे अपने शिक्षा से महरूम होके चावल बिन रहे दिखते थे और भोजन के लिए माल न्यूट्रिशन का शिकार हो रहे होते थे। तब मैं ज़रूर सोचती थी कि ये मन मस्त फ़कीरी धारी है, मैं ज़रूर बोलती हूँ, बहुत अच्छी बात है, और यही गुनगुनाते हुए पूरा जीवन भी निकालने का विचार किया। पर तकलीफ़, उस तकलीफ़ का क्या, वो जो बच्चे भुगत रहे हैं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं भगवान, आज से 6 साल पहले मैंने कहा था, आज से 5 साल पहले मैंने कहा था, आज से 4 साल पहले मैंने कहा था कि भगवान यदि इनके अधिकार दिलाने के लिए कोई पेन या कलम या कोई कागज होता है तो वो मुझे ज़रूर एक बार सौंपना करके, अल्पकाल हो पूर्णकाल हो मैं नहीं जानती, परंतु उनके अधिकारों की वंचना को रोकने के लिए अभिरंजना मुझे भगवान से मांगा था। और ये नवरात्रि देख लीजिए, देवी माँ ने, साक्षात स्कंद माता ने मेरी गोद में वो अधिकार दिए हैं, और मैं पूरा वादा करती हूँ कि पूरे निस्वार्थ भाव से इसे पूरा करूँगी। क्या बात है, ये सपने जो है बोलते हैं कि सरस्वती विराज तो होता ही है। मैम ने जो सोचा और आज के समय में जो है पूरे के पूरे राज्य की जिम्मेदारी भी अब आ गई है। मैम आपने जो ये ग्राउंड पे सारी चीज़ों को देखे हैं, क्योंकि होता है कि आप जब बतौर एक सिस्टम से जब जुड़ते हैं तो बहुत सारी और भी जिम्मेदारियां होती हैं, आपके अपने विज़न है। उस विज़न पर हम आप जो है आपसे जानना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ के बच्चे और लगातार गतिविधियां भी जो है आपराधिक हम देखते हैं, बहुत सारे जो छोटे छोटे विषय हम इसमें शामिल तो करेंगे। जैसे राजधानी रायपुर की हम बात करेंगे, जो किसी भी राजधानी की जो है स्टैंडर्ड देखा जाता है कि वहाँ पे स्लम एरिया हो या कोई भी जो एरिया होता है, आज देखते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल में बच्चे जो है वहाँ पे भिक्षक के रूप में वैसे वो है भिक्षु बने हुए हैं, या अलग तरीके का आपराधिक जो है गिरोह भी ऐसे काम कर रहे हैं। अब हम जब सिलसिलेवार बात करते हैं तो इसमें पहली बात हम ये करते हैं कि आप एक सामान्य अलग जब सिस्टम का हिस्सा नहीं थी ना, उस समय के जो आपके सपने रहे हैं, अब जब आने के बाद में कैसे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, क्या विज़न है आपका? देखिए, पहले करते थे, बहुत सी दिक्कतों का भी सामना होता था, हम भी कई जगह पे बोलते थे, पर सोचना पड़ता था। अब ऐसा है कि अपने पास कागज़ और कलम है जिनमें हम अनुशंसाएं जारी कर सकते हैं, और मैंने आते ही अपने विभाग के समस्त लोगों को साथ लेते हुए, लोगों की समस्याओं को देखते हुए, वे समस्त अनुशंसाएं निरंतर जारी की हैं, जो आम जनता से, बच्चों के हितों से, बच्चों के अधिकारों से सरोकार रखती थी। बहुत लंबा समय मैं कार्यालय में बिता रही हूँ, अभी एक अच्छे गृह कार्य को करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। कॉपी चेक करना आप सबके हाथ में होगा, और आप सब ज़रूर रिमार्क दीजिएगा अपनी इस बेटी को, ताकि मैं और अच्छा कुछ कर सकूं। रहा सवाल भिक्षावृत्ति का, जो स्थिति है, प्रत्येक के मन में ये क्षोभ होता है कि जिन बच्चों के हाथों में कागज़ कलम होना चाहिए, वो बच्चे भीख का कटोरा लेके क्यों खड़े हो जाते हैं। ये बहुत ख़राब बात है और हम सब के लिए वेदनापूर्ण बात है। इस स्थिति में अभी निरंतर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाएंगे, उन गिरोहों को पे बाकायदा नकेल कसी जाएगी जो हमारे बचपन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दूसरी बात मैम इसी में कि बाल आपराधिक जो अभी हो रहे हैं ना, अलग अलग एक दो तीन तरीके के घर मुझे अभी पता चला कि संप्रेषण गृह जो है और एक विशेष गृह, बाल गृह, हाँ, कि जो विशेष गृह में जो आपराधिक, तो ये जो अलग अलग जगहों पे संभागीय जिले वार है, इन जगहों पे भी बातें आती हैं कि नशीली, जो हम जितने भी आपराधिक देखते हैं वो हर एज ग्रुप में नशीली जो है सामग्रियों का इजीली वहाँ पे उपलब्ध होना, या वहाँ का जो सिस्टम है, मेस है, तो ऐसे में जिस जगह पे हम एक बाल मन को जो आपराधिक गतिविधियों में संलग्न रहा, फिर सुधारने की बात करेंगे, वो इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी होता है। एनवायरनमेंट जो होता है, वो परिवेश, जिसकी बात मैं शुरू से कह रही हूँ, मतलब 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं: परमात्मा, परिवेश और परिवार। जब आप बाल गृह में रखते हैं, कल ही एक कार्यशाला में हम थे, वहाँ भी मैंने यही बोलने का प्रयास किया कि उसे बाल गृह या किसी जिम्मेदारी का गृह नहीं मानना है, ये मानना है
कि वो हमारा ही ग्रह है जहाँ पे हमारा एक बच्चा रह रहा है। इस संवेदना के साथ जब वहाँ काम करेंगे तो इस प्रकार का दोष वहाँ पे या विकार देखने में नहीं आएंगे। कुछ हमारे बीच भी इतने शरारती तत्व होते हैं, विषैले तत्व होते हैं या दुराचारी तत्व होते हैं, जो इसके बावजूद एक सत्यनारायण भगवान की कथा चल रही है और उसमें पुण्य आहुति देने की बजाय दुर्गंध डालने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों का भी अभी क्रमशः, अभी तो मैं कुछ दिनों पूर्व ही चार्ज ली हूँ, पर सतही तौर पे नहीं, थोड़ी सी धीमी ज़रूर होगी प्रक्रिया, स्लो बट स्टडी वर्क होगा और इनके लिए पूरा ध्यान दिया जाएगा कि यदि इस प्रकार की कार्यवाहियाँ हो रही हैं, इस प्रकार की गतिविधियाँ हो रही हैं, दुराचारी गतिविधियाँ कहीं पे भी हो रही हैं, चाहे सड़कों में हो रही है या कहीं भी हो रही हैं, तो प्रयास किया जाएगा कि उन पे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे काम कर सकें। पूरा प्रयास होगा इस ये पर। प्रयास जो है और हम सबकी भी जिम्मेदारी है कि आसपास जब घटना घटित हो रही हो तो बस इस पे ना रह जाए कि फ़ोन में वीडियो बना दिया गया है और अलग अलग जगहों पे उसको साझा किया जा रहा है। बच्चों की बारी हो रही तो हम हमेशा कह रहे हैं कि बच्चे किसी की भी हो, जिम्मेदारी हम सबकी ऐसे बनती है। हर व्यक्ति एक सिपाही है जी मैम। और हर व्यक्ति एक प्रहरी है। उसको हमको इनको प्रश्न उठाना है नहीं। प्रश्न दो प्रकार के होते हैं, एक कल्याण का प्रश्न होता है, एक कलेश का प्रश्न होता है। यदि आप कल्याण के लिए प्रश्न उठा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप दैवीय तत्व हैं और आप बिल्कुल कीजिए, ऐसा मेरा आग्रह है। मैम, और अब जब हम छत्तीसगढ़ की पूरी बात करते हैं तो 2-3 हिस्सों में हम ऐसे देखते हैं, दक्षिण से लेकर उत्तर से लेकर दक्षिण तक वाली बात है। ऊपर सरगुजा है, नीचे में हमारा सुंदर सा खूबसूरत सा बस्तर है, बीच में हम सब लोग हैं ही। कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं जो लगातार हम देखते हैं कि बलरामपुर, प्रतापपुर ऐसे जो जगह है वहाँ पे अभी भी जो है, एक तो बाल विवाह को लेकर केसेस आते हैं, दूसरी एक और बात है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बातें होती है। अभी हमने भी देखा कि अन्य राज्यों में ये कितनी बड़ी, हम इतनी क्या विकास में आए हैं कि आज भी जो है बेच दिया जाता है बच्चियों को, या ये सब जो घटनाएं घटित होती है। तो हमारा जो सिस्टम है, पुलिसिंग है, सब कुछ है, फिर भी चूक कहाँ हो जाती है। अब हमारा एक्शन आगे को लेकर कैसे संवेदनशीलता के साथ हम काम करें? देखिए, पुलिस भी अपने कार्य करती है, सरकारें भी अपने कार्य करती हैं, सब अपने कार्यों में लगे हुए हैं। ठीक है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, लेकिन हमको इन बिल बना के घुसने वाले दीमकों से सावधान रहने की ज़रूरत होती है। ये जो दीमक हैं, इसमें टर्मिनेटर अब डालने का टाइम आ गया है। ये जो दीमक होते हैं, जो बच्चों के बचपन से खेल रहे होते हैं, इनको ज़रूर हमको देखना चाहिए, महसूस करना चाहिए। और ख़ास तौर से बच्चियों के मसले में मैं कहूँगी कि जो सुदूर क्षेत्र होते हैं वहाँ पे किसी भी प्रकार के बातों में ना आए, क्योंकि वो लोग बहुत भोले भाले और सीधे साधे से लोग होते हैं। बहुत बड़ी आकांक्षाएं, अपेक्षाएं नहीं होती हैं, बावजूद इसके बच्चों के बचपन को वो लोग कलुषित करने की कोशिश जो कर रहे हैं, ये तो कहीं भी क्षम्य नहीं है। मैम, अब हम जब बात करते हैं कि अभी रायपुर है, रायपुर से पूरे लगा हुआ अलग अलग जगह है, स्कूलों की हम बात करते हैं कि आज देखते हैं कि एक और तो आपके पास बहुत जो है 5 स्टार ना जाने कितने रैंकिंग मिले हुए विद्यालय है, और दूसरा ये है जो सुदूर अंचल में है, वहाँ पे टपकती छतें है या अलग तरीके का व्यवस्था है। इन सब पर भी आपके जो विभाग है ये कैसे एक्शन ले रही है? इसके लिए पहले क्या होता था कि ठीक बारिश के समय अनुशंसाएं जाती थी या कहा जाता था। अभी हमने यहाँ आपके कार्यक्रम के माध्यम से बता दूं कि चाहे वो बात बाल विवाह की हो, चाहे वो बात स्कूलों से जुड़ी हो, अनुशंसाएं जारी कर दी गई हैं। अपने अपने संबंधित विभागों में वे पहुंच गई हैं। एक निश्चित समयावधि दी गई है कि बरसात के पूर्व ही स्कूल के छतों की मरम्मत कर ली जाए। स्कूलों में जो आप प्रसाधन तंत्र का इस्तेमाल करते हैं, बच्चों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित हों, उनके पेयजल की व्यवस्था अच्छे तरीके से की जाए। यदि आंगनबाड़ी केंद्र हैं या अन्य क्षेत्र हैं तो भोजन की भी अच्छी व्यवस्था की जाए। ये सबसे ज़रूरी बात है, क्योंकि जिस मिशन के साथ में जो है आज के समय में जो है सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो स्वच्छ भारत अभियान की बातें करती है, वो जो है अलग अलग जगहों पे जो है टॉयलेट और सबकी व्यवस्था की बात होती है, लेकिन आज भी मैम
हाँ, बस मैं ऐसे ही पूछना चाहता हूँ कि कहीं पे भी जाते हैं तो ये देखा जाता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पे स्वच्छता अभियान को लेकर थोड़ा सा अवेयरनेस तो है, लेकिन हमारे जो कुछ विभाग है या हम स्कूलों की बात करेंगे, मेरे खुद के अपने जो है अनुभव या आसपास में जितनी भी हम देखते हैं कि जो हाइजीन की बात होती है, सब कुछ के लिए बजट है और सब कुछ है, फिर भी जो है कोताही या बोलो कि वो कहाँ पे रुक जाता है कि अरे भाई। इसमें ना नागरिक कर्तव्य महत्वपूर्ण है। मैंने अभी कहा हर व्यक्ति एक प्रहरी, हर व्यक्ति एक सिपाही, पर हम क्या सोचते हैं ये जिम्मेदारी का विभाग बना हुआ है, ये कराएगा सफाई। थोड़ी सी नैतिक जवाबदेही हमारी अपनी भी है। जिस दिन हम ये सोचेंगे कि नागरिक कर्तव्य नाम की भी एक चीज होती है, तो उस दिन हम देखेंगे कि हम शिकायती से हट करके अपने उस जीवन के, अपने उस दैनंदिनी को सुखद बनाने के हिमायती हो जाएंगे। ये जरूरी बात है कि सुधार नहीं तू सुधर, खुद को तू उदाहरण बना, ये लाइन है। इस पर तो अलग होगी, हम कुछ लिखा हुआ था जना, याद मुझे आ ही जाता है। बहुत सुंदर पंक्तियाँ। बहुत धन्यवाद मैम। अभी हम बात करते हैं कि खास करके ऐसे बेल्ट जहाँ पे आवाज़ को लेकर ऐसा है कि आज भी हम देख ही रहे हैं कि रायपुर से थोड़ा दूर जब जाते हैं तो व्यवस्था बदल जाती है। ऐसे में पॉक्सो एक्ट भी है जिसके तहत बच्चों को लेकर जो है 1098 ये है हेल्पलाइन नंबर्स हैं। इन सबको लेकर आपके जो पूरा का पूरा एक जो विभाग है वो कैसे सक्रिय है, या इस सक्रियता को और कैसे तेजी लाए कि किसी भी व्यक्ति को ये ना लगे भाई कि इस घटना में मैं यदि इसको बताया तो मैं ही फंस जाऊंगा या कुछ ऐसे हो जाएगा। नहीं, इनकी गोपनीयता की सबसे पहली बात बता दूं कि इनकी गोपनीयता की पूरी व्यवस्था रखी गई है। पहली बात, पूरे प्रबंध हैं कि इनकी बातें गोपनीय तौर पे आ जाएं। बस उससे किसी भी प्रकार की हम गलती को सुधार के चरण में लेके जाएं, एक ही उद्देश्य रहेगा। दूसरा, हम इन छोटे बालकों को जिनसे जो किसी भी प्रकार के, आपने कहा कि किसी भी प्रकार से उनसे जो भी लाइन से डाइवर्टेड हुए हैं, तो उनको कभी हम अपराधी ऐसा नहीं बोलते, उनको विधि विरुद्ध बालक कहते हैं। और इसीलिए उनके लिए गृह बनाए गए हैं जहाँ पे उनको एक सुधार की ओर लेके जाना है। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं और कोशिश ये की जा रही है कि समय पे इनमें संवर्धन और परिवर्धन हो। ये जरूरी है क्योंकि समय रहते जो है या तो जो अच्छा काम हो रहा है उसको बेहतर कर लिया जाए, नहीं हो रहा है उसको सुधार लिया जाए। और मेनका जी का सवाल है, मैम को जाना भी है। मेनका जी सवाल। जैसे रायपुर और जैसे दुर्ग जिले के बच्चे और बस्तर के बच्चों में आप क्या कंपैरिजन देखती हैं? मतलब नहीं, और जैसे शिक्षा वहाँ तक यहाँ के कंपेयर में वहाँ कम पहुँच पाती है, और कुछ बच्चे जो जैसे सर ही पूछ रहे थे खाना पोषण या कुछ डिसीज के बारे में उनको भी नहीं पता होता है, पेरेंट्स को भी नहीं पता होता है। एक्चुअली क्या है कि बच्चों में कोई अंतर नहीं है। बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आँखों के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे तो दोनों जगह के बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, उनमें कोई दोष या खामी नहीं है। हाँ, ये उनका विशेष जो मुझे ख़राब लगता है कि जो अक्षुण्ण रखने वाली चीज़ें हैं, जो उनको वाकई में मिलनी चाहिए, जो उनका अधिकार है, उसमें किन्हीं दीमक तत्वों की वजह से वो ख़राब हो रहा है। और अब जल्दी ही वो दीमक तत्व भी उधर नहीं होंगे और हमको वापस से अपना सुंदर बस्तर वापस मिल जाएगा। माओवाद मुक्त, भय मुक्त और विकास युक्त छत्तीसगढ़ मिलेगा। बस वहाँ के बच्चों में हमको यही देखना है। यहाँ के भी बच्चे बहुत अच्छे हैं, पर यहाँ के बच्चों को भौतिकवादिता से दूर हमको नैसर्गिक प्रतिभा का मूल्यांकन करना है, उन बच्चों की भी नैसर्गिक प्रतिभा का मूल्यांकन करना है और आगे बढ़ाना है और आगे बढ़ते रहना है। और मैम आज हम लोग जो है तेज संवाद के माध्यम से कोशिश ये की है, क्योंकि पहली मुलाकात मुझे ऐसा लगता है कि 1 घंटे और 40-50 मिनट में क्या ही बात कर लेंगे, क्योंकि इतने लंबे तजुर्बे रहे हैं, हर एक विषय पर जो है घंटों बातें हो सकती हैं। क्योंकि वो मैम से कभी भी हम जब पहले मिलते थे तो एक तो बहुत समय से मन था कि छत्तीसगढ़ में जो नक्सली मतलब मूवमेंट है उन सब पर जो इनके जो कार्य है उस पर हम बात करें। एक नया विषय जुड़ा और वो अपने आप में इतना समृद्ध और बड़ा विषय है जिस पर किस्तों में हम लगातार बातें करते रहेंगे। मैम का मार्गदर्शन जो है विशेष रूप से ऐसे लोगों को मिले जो अपनी अधिकारियों को लेकर अवेयर नहीं है। और मैम आपकी जो है नई जिम्मेदारी, इसके लिए तो द लोक मीडिया पूरे परिवार आपको जो है बहुत बधाई देता है। धन्यवाद। और निरंतर आगे बढ़ते रहिए और जल्दी ही
तेज संवाद के माध्यम से और ऐसे अन्य जगहों पे हम लोग चाहेंगे ऐसे कि आपका जो विभाग रहेगा द लोक मीडिया, कैसे बच्चों के जो है अधिकार के लिए या जागरूकता के लिए हम साझा रूप से भी या जब बढ़ रहे होंगे, क्योंकि हमें लगता है कि लोक मीडिया ऐसा मीडिया है जो आपका मीडिया है, ऐसा मीडिया है जो जन भावनाओं के साथ में चलता है, ऐसा मीडिया है जो लोक भावनाओं के साथ में रहता है। कैमरे के पीछे में मेनका जी है और इस वीडियो को जो है एडिट कर रहे होंगे भूषण भाई, और पोस्टिंग की जब बारी होगी तो हर्षिता जी देख रही होंगी। आप सभी का बहुत धन्यवाद दर्शकों, और मैम आपका बहुत आभार। धन्यवाद।